Like and subscribe my channel and press the bell icon for latest update. नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार और इसमें आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, उसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश के विक्षेपण की और उसके बाद हम जानेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। दरअसल यहाँ पर हम सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इनसे होने वाले जो कारक हैं, इनसे जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह से होती हैं, उसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आपको कहा गया था कि आपको पढ़कर आना है कि प्रिज्म से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो किस तरह से होता है। तो अगर आप वो पढ़कर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो से पहले एक बार उसे पढ़ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझते हुए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यह अपवर्तन की एक ऐसी अवस्था है जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है। तो हमें सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो दरअसल में अपवर्तन है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वहां परावर्तन हुआ है। चलिए जानते हैं कि ऐसा किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपको दो मीडियम लेने हैं, क्योंकि हम जानते हैं अपवर्तन के लिए दो माध्यम चाहिए होते हैं, एक सघन और एक विरल। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ विरल माध्यम रखेंगे और नीचे की तरफ होगा हमारा सघन माध्यम, और जो किरण होगी वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक अभिलंब, और यहाँ पर जो हमारी किरण होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी और एक आपतन कोण बनाएगी। अब हम जानते हैं कि जब अपवर्तन होता है तो जो किरण होती है अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है तो अभिलंब से दूर की ओर मुड़ती है। तो यहाँ पर किरण कुछ इस तरह से आगे चली जाएगी और यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे कहा जाएगा अपवर्तन कोण। अब ये तो एक आसान सा अपवर्तन का उदाहरण है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है ये भी कुछ हमें इसी से समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए आप अगर इसे बढ़ाते चले जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब अपवर्तन कोण और अभिलंब के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसे कहा जाता है क्रांतिक कोण। पर मान लीजिए अगर आप अभी भी कोण को और ज्यादा बढ़ाएं तो क्या होगा, जो किरण होगी वो वापस से सघन माध्यम में आने लग जाएगी। तो यहाँ पर हमारा I यानी कि जो आपतन कोण है जब क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो होगा क्या कि किरण जाएगी और उसका अपवर्तन भी होगा, परंतु अपवर्तन इतना ज्यादा हो जाएगा कि किरण वापस से उसी माध्यम में आ जाएगी। तो दरअसल होगा तो अपवर्तन, परंतु ऐसा प्रतीत होगा कि उसका परावर्तन हुआ है। इसे ही कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन जो है वो है कि जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी अधिक बढ़ाया जाए तो आपतित किरण परिवर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं और साथ ही में इसका इस्तेमाल होके इंद्रधनुष भी बनते हैं। अब ये चीजें कैसे होती हैं इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं प्रकाश के विक्षेपण की, और जो होता है प्रिज्म से। अब प्रिज्म क्या है? दरअसल प्रिज्म कांच की बनी हुई वस्तु है जिसका आगे और पीछे वाला भाग एक त्रिकोण होता है और बाकी के तीन भाग जो होते हैं वो या तो स्क्वायर होते हैं या फिर रेक्टेंगल होते हैं। अब प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण पढ़ने से पहले हमें विक्षेपण का मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए विक्षेपण को समझते हैं। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों के क्रम में वियोजित होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश जो होते हैं वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। तो उसी की ये 7 रंग जब अलग अलग हो जाते हैं तो उसी को कहा जाता है विक्षेपण। अब ये होता किस तरह से है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रिज्म है उससे अगर हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो उसका अपवर्तन होता है।
परंतु जो व्हाइट रोशनी है यानी कि जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 अलग अलग रंग होते हैं और सातों रंग का अलग अलग एंगल पर विक्षेपण होता है। तो उससे क्या होता है कि कुछ किरणें बहुत कम मुड़ती हैं और कुछ किरणें बहुत ज्यादा मुड़ जाती हैं। तो जो किरणें कम मुड़ती हैं वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं और जो ज्यादा मुड़ती हैं वो नीचे की तरफ चली जाती हैं और इससे जो सफेद रोशनी है वो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है वो रेड लाइट यानी कि लाल रंग का होता है और जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर का। अब ये होता क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी जानते हैं कि ये 7 रंगों में विभाजित किस तरह से होता है। दरअसल यहाँ पर जब श्वेत प्रकाश आता है तो प्रिज्म के कारण जब वो अलग अलग एंगल पर अपवर्तित होता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। यहाँ पर सारे रंग इंग्लिश में इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर आप अगर इनके इनिशियल देखें तो रेड का हो जाएगा R, ऑरेंज का O, Y, G, B, I, V और अगर हम इसे लिखे ऐसे तो विबग्योर को याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इससे क्या होगा कि आपको सातों रंग के क्रम आसानी से याद हो जाएंगे। आपको बस एक वर्ड याद रखना है दैट इज विबग्योर। यहाँ पर आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि जिन रंगों का बहुत ही ज्यादा अधिक तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत ही ज्यादा कम मुड़ती हैं। वहीं पर जिन रंगों का बहुत ही न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है जैसे कि वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू वो बहुत ज्यादा मुड़ती हैं। और यही कारण है कि जब ये अलग अलग कोनों पर मुड़ती हैं तो ये एक श्वेत रंग 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो श्वेत प्रकाश है उसके 7 अलग अलग कलर अलग हो चुके हैं, परंतु क्या इससे ज्यादा कलर होते हैं? इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोचा और वो ये सोचते थे कि हो सकता है श्वेत प्रकाश में 7 से ज्यादा रंग हो और वो चाहते थे कि वो उनका स्पेक्ट्रम भी निकाल सके। स्पेक्ट्रम मतलब ये जो आपको कलर दिख रहे हैं उन्हें स्पेक्ट्रम कहा जाता है और उनका कहना था कि अगर वो और प्रिज्म का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें इससे ज्यादा स्पेक्ट्रम भी मिल सकते हैं। तो वो साइंटिस्ट इसी की खोज में जुट गए। अब ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने गति के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिए हैं और साथ ही इन्होंने हमें गुरुत्व आकर्षण के बारे में बताया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन से साइंटिस्ट थे? अगर आपका उत्तर न्यूटन है तो आपका जवाब सही है। सर न्यूटन ऐसा सोचते थे कि अगर वो प्रिज्म के साथ दूसरा प्रिज्म इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें शायद और ज्यादा कलर मिल जाए, परंतु उन्हें और ज्यादा कलर तो नहीं मिले। पर उन्होंने एक बात नोटिस करी कि अगर एक प्रिज्म के सामने दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रखा जाए तो जो कलर यानी कि जो श्वेत रंग 7 अलग अलग कलर के स्पेक्ट्रम में बंटा था वो वापस से जुड़ के एक श्वेत प्रकाश देता है। इसे हम श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन कह सकते हैं। अभी प्रकाश के विक्षेपण के बारे में इतना ही पढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की। तो इसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा वायु को, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन वायु की वजह से ही होता है। दरअसल वायु में बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे कण होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सभी चीजें बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। अब ये कण हमें आंखों से तो दिखाई देंगे नहीं, परंतु अगर हम इन्हें बहुत बड़ा करके देखें तो हमें पता चलेगा कि वायु के अंदर भी बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। अब होता क्या है, जब प्रकाश की किरणें इनसे टकराती हैं तो वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं और इसी को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। और यही कारण है कि हमें टिंडल प्रभाव दिखता है। तो चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जब प्रकाश छोटे छोटे कणों पर आपतित होता है तो उसका विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है और इसे ही कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसका उदाहरण हो गया टिंडल प्रभाव, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है जहां पर सल्फर का इस्तेमाल करके प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाया गया है। आप चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट जो है जहां पर आप सिर्फ टिंडल प्रभाव को देख सके उसका इस्तेमाल शीशे के ग्लास से भी कर सकते हैं। आपको शीशे के ग्लास में कुछ पानी रखना है और उसमें 2-3 बूंदें डिटॉल की डालनी है। तो जब आप उससे प्रकाश को पास करेंगे तो आपको प्रकाश की किरणें दिखाई देंगी, जो कि टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया है। सबसे पहले हमने बात करी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की।
उसके बाद हमने जाना प्रकाश के विक्षेपण के बारे में, और उसके बाद हमने जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है। इन तीनों की ही वजह से काफी अनोखी चीजें होती हैं। उदाहरण के लिए आकाश का नीला दिखना या फिर इंद्रधनुष का बनना। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियोस में। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तन की। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप ये सारी चीजें अपनी एनसीईआरटी की किताब से पढ़ लीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।